हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 17 डेप्रिसिएशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसका लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 से। चलिए देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 15। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज ए एक्सपेंस है, बी प्रोविजन है, सी इनकम है और डी नन ऑफ दिस। क्या होगा आपका डेप्रिसिएशन? क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन को क्या समझा जाता है? क्या उसको वो एक्सपेंस है या प्रोविज़न है या फिर आपका इनकम है या फिर आपका इसमें से कोई नहीं? बोलिए। तो डेप्रिसिएशन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका प्रोविजन करिएगा। डेप्रिसिएशन हालांकि आपका एक एक्सपेंस भी है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन प्रोविजन क्यों? क्योंकि देखिए हम दो चीज़ यहाँ पे बनाते हैं, एक है आपका रिजर्व और एक है आपका प्रोविजन। जब प्रोविजन और रिजर्व का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि आपका रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। तो रिजर्व क्या है? रिजर्व बुरे समय में या जब हो सकता है कि बिजनेस में कभी बुरा समय आए तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देने के लिए, बिजनेस को ताकत देने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। और जो रिजर्व होता है वो हम अननोन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं। अननोन लायबिलिटी मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं? रिजर्व। लेकिन प्रोविजन जो बनाते हैं वो हम नोन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं, यानी फ्यूचर में जान रहे हैं कि हमको कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो एकदम एक्यूरेट नहीं है। नुकसान हो सकता है लेकिन पता नहीं कि कितना होगा। तो इसके लिए जो है नॉन लायबिलिटी हम बनाते हैं प्रोविजन। और प्रोविजन बनाने का मेरा मकसद ये होता है कि हम पैसे को एक जगह पर इकट्ठा रखें, और जो प्रोविजन है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो हम आपका पीएल के डेबिट से ही चार्ज करते हैं, जस्ट लाइक आपका एक्सपेंस। तो अब हम जो डेप्रिसिएशन है ये प्रोविजन क्यों है, इसका रीजन ये हो सकता है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एसेट का फ्यूचर में रिप्लेसमेंट करना है। जब उसका लाइफ टाइम पूरा हो जाएगा एसेट का तो उसका रिप्लेसमेंट करना है, और उस समय एक सर्टेन, ये तो बात सर्टेन है कि एक मशीन जो है वो एक लिमिटेड समय के लिए चलेगा। उसका एक जो टाइम पीरियड है वो एस्टिमेटेड है, वो टाइम पीरियड उसका एक निश्चित है कि 10 साल तक चलेगा। इसके बाद 10 साल के बाद वो मशीन पुराना हो जाएगा, हो सकता है काम के लायक भी ना रहे। तो एक लायबिलिटी अगर होगा आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, तो उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। कहाँ से? पीएल के डेबिट से। और साथ ही साथ उसको हम बैलेंस शीट के एसेट से भी लेस करते हैं। तो बेसिकली हम एक तरीके से बोलिए कि जो लायबिलिटी फ्यूचर में अकर होने वाला है उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्रोविजन, जो कि नो लायबिलिटी। आफ्टर 10 ईयर आपका एक लायबिलिटी क्रिएट होगा, एक नया मशीन आपको खरीदना पड़ेगा, यानी एसेट का आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो एसेट का जो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा आपको, उसके लिए पैसा आप इकट्ठा रख रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रोविजन। और प्रोविजन भी आपका क्या है? एक तरह से ठीक है, आप इसको लायबिलिटी साइड भी दिखा सकते हैं। अगर एसेट से लेस नहीं किए तो लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो प्रोविजन क्या है आपका? प्रोविजन आपका जो है उसको भी हम पीएल से चार्ज करते हैं, पीएल के डेबिट से, और एक्सपेंस भी वहीं से करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है? तो आप उसको करिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी प्रोविजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। और अगर ऐसे पूछेगा कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, और कैसा एक्सपेंस है आपका?
तो नॉन कैश एक्सपेंस है, ये ऑप्शन भी आपका सही है, एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। An asset was purchased for rupees 12,500 and was depreciated under reducing installment method, या देख सकते हैं आप इसको reducing balance method, at the rate of 20% per annum. What is the value? What is the value of the asset at the end of 3 years? Option A rupees 8,000, B rupees 7,500, C rupees 6,400 और D 5,000। एक एसेट है जिसका जो कॉस्ट है या जो कीमत है 12,500 और उस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। एंड वाज डेप्रिसिएटेड अंडर किस मेथड से आपको करना है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसको बोलिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है। एट द रेट ऑफ कितना रेट है आपका? 20% पर एनम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स? 3 साल के अंत में जो है आपका एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। क्या हो जाएगा आपका? देखो एसेट का वैल्यू कितना है? 12,500। ठीक, लेस करेंगे इसमें से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करना है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। 12,500 इंटू 20%, पहले तो इस पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,500 रुपये। ठीक है, ठीक है 2,500। तो पहले साल के अंत में, मतलब पहला साल के अंत में एसेट का वैल्यू कितना है? 10। अगर बोलेगा कि वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में कितना होगा? 10,000। लेकिन थर्ड ईयर के 3 ईयर के एंड में पूछ रहा है। अब दूसरा साल लगाएंगे, सेकेंड ईयर लेस करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल रहा है तो हम 10,000 में जो बैलेंस रिड्यूस होकर के आया है इस बैलेंस पर क्या बोलता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग का मतलब बैलेंस का कम होना, तो बैलेंस अभी पहला डेप्रिसिएशन के बाद जो बैलेंस है, ये बैलेंस किसके लिए कह रहा है? इस बैलेंस के लिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो रिड्यूस होकर के आया है, यानी बैलेंस कितना होगा? 10,000, इस पे लगाना है डेप्रिसिएशन, इसीलिए तो इसे रिड्यूसिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। तो अब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है। अब कितना पे? 10,000 पे जो बैलेंस रिड्यूस होकर के आया है, तो इस पे लगाएंगे 20%, ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपये। लेस करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 8,000 रुपये। अगर बोलेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तो कितना हो जाएगा 8,000। अब थर्ड ईयर का नहीं पूरा, तो थर्ड ईयर के अंत में लगाते हैं कितना रिड्यूस होकर कितना आ गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रिड्यूस होकर के बैलेंस कितना हो गया 8,000 इंटू 20% हो जाएगा 800, माइनस कर दीजिएगा 800 रुपया हो जाएगा 6,400। यानी तीसरा साल के अंत में जो आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 6,400 आ रहा है क्या, 6,400 आपका वैल्यू आएगा। अब ऑप्शन आप देख लो कि कौन कौन सा आपका ऑप्शन है। 3 साल के अंत में कितना होगा, तो 8,000 होगा, 7,500, 6,400 या 5,000। तो सी नंबर आपका करेक्ट होगा 6,400 होता। सेकंड फर्स्ट ईयर के एंड में कितना होगा, तो 10,000 क्योंकि ऑप्शन नहीं। सेकंड ईयर होता, सेकंड ईयर के एंड में कितना होता 8,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रफली कैलकुलेट करना। और अगर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोलता है तो फिर आपको एसेट अकाउंट बनाना होगा। जो आपका एसेट है उस एसेट का हम अकाउंट खोल के डेप्रिसिएशन जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बैठाते हैं इसको। ये समझ आ गया आपको प्रोविजन। जब प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कंपनी के लिए जो है ऐसे भी प्रोविजन बनाना वो कंपलसरी है। रिजर्व बनाना कोई कंपलसरी आपका नहीं होता है। और रिजर्व जो है अपनी मर्जी से बनाते हैं। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना। जो प्रॉफिट होता है ऑनर का उसमें से कुछ हिस्सा हटा के अलग रख लिया तो वो है आपका रिजर्व। और जो पीयर के डेबिट में करते हैं वो है प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 16 हो गया, 17 नंबर देखते हैं क्या। The main objective of providing depreciation is to मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने का। ऑप्शन ए मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है। रिड्यूस टैक्स बर्डन, B provide fund for replacement of fixed asset, provide funds for replacement of fixed assets. So the true financial position in the balance sheet. So the true financial position in the balance sheet dealer comply with legal requirements.
बोलता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो सारा है इसका। देखिए डेप्रिसिएशन को हम कहाँ चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड चार्ज करते हैं। तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। और जितना भी इनकम या रेवेन्यू इनकम बोलिए वो इधर होता है, और जितना भी एक्सपेंस लॉस है हम इधर साइड में लिखते हैं। और डेप्रिसिएशन भी आपका जो है वो पीएल के डेबिट में चार्ज किया जाता है एज एन एक्सपेंस, एज ए नॉन कैश एक्सपेंस। देखिए इससे आपका प्रॉफिट कम होता नहीं है ना। जैसे चार्ज कर दिए मान लीजिए 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट तो इससे मतलब इनकम तो कम हुआ। मान लो इनकम 100 रुपये है और डेप्रिसिएशन चार्ज किए 5 रुपये, तो प्रॉफिट तो आपका 5 रुपये से कम हुआ है ना। 100 में से 5 गया तो 95 आपका प्रॉफिट बचेगा। तो प्रॉफिट तो 5 रुपये से कम हुआ, लेकिन ये कैश कहीं गया नहीं, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंस है आपका। नॉन कैश मतलब एसेट का वैल्यू गिरता है, कैश में नहीं जाता है। तो इससे आपका प्रॉफिट कम हुआ, ठीक। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो जो आपका यहाँ का नेट प्रॉफिट, इस पर टैक्स भरना होगा गवर्नमेंट को, तो जाहिर सी बात है कि आपका टैक्स भी रिड्यूस होगा। देखिए अगर मान लो यहाँ पर अभी प्रॉफिट कितना दिख रहा है 95 रुपीज़, तो 95 पे टैक्स भरना होगा। अगर डेप्रिसिएशन दिखाओगे 10 रुपया तो 90 पे टैक्स भरना होगा। और डेप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे तो टैक्स प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, तो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा टैक्स, ठीक है। ऐसे भी आपका पार्टनरशिप के बिजनेस में जो टैक्स भरना होता है फ्लैट रेट 30% आपका भरना होता है। तो जाहिर सी बात है रिड्यूस टैक्स डेप्रिसिएशन का जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी का भी बर्डन कम होगा। ये बात बिल्कुल सही करता है। अच्छा, बोलता है मेन ऑब्जेक्टिव, ये एक ऑब्जेक्टिव है क्या? हाँ है। इसके बाद सी नंबर देखते हैं आपका कि सो दी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट। इसके बाद हम बैलेंस शीट आपका बनाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट जो कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। क्या दिखाता है? बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। ये एसेट साइड, ये बैलेंस साइड। जो भी एसेट होगा, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, जो भी है आपका, मान लो 10,000 कोई एसेट है जिसमें से डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड कर दिए। सपोज दैट कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ 10 रुपये, तो यहाँ 10 रुपये मान लो माइनस कर देंगे, 10 रुपये क्या डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9,990 रुपये हो जाएगा, 9,990 रुपये होगा ना, ठीक, 9,990 रुपये। ये एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, ये होता है, ठीक है। तो एसेट का वैल्यू क्या होगा आपका? रिड्यूस होता है। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? तो ये भी आपका सही है कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अगर यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम नहीं माइनस करेंगे तो एसेट का बढ़ा हुआ वैल्यू दिखेगा, तो क्या आप ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आप पता कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो ये भी एक आपका क्या बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव है, कोई शक नहीं है इसमें। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट आएगा, मान लो किसी ने क्लेम किया कि आप टैक्स जो है वो कम भर रहे हो, खर्च ज़्यादा दिखा रहे हो, जो उनका, तो आप जेन्युइन उसको डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से मतलब आप डेप्रिसिएशन किस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, ये लीगल रिक्वायरमेंट में भी आपका काम आएगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ना डेप्रिसिएशन। लेकिन बोलता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन प्रोवाइडिंग फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, मेन ऑब्जेक्टिव यही है आपका। मेन ऑब्जेक्टिव ये इसलिए है, देखिए चारों ऑब्जेक्टिव कहीं कहीं आपका जो दिख रहा है वो सही है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट कौन है वो आपको चूज करना है। तो सबसे बेस्ट आपका प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए हम बेसिकली डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों कर रहे हैं? आज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस मशीन से, 10 साल के बाद वो मशीन खत्म हो जाएगा, खत्म यानी उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ उसका एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा, वो उतना प्रोडक्टिव रहेगा नहीं, आपका मशीन पुराना हो चुका है। और जाहिर सी बात है कि आप जो आपका एसेट है वो डेप्रिसिएशन होने के बाद क्या होता है कि वो ठीक से काम नहीं करता है। तो एक लाइफ उसका एस्टिमेट किया गया है, मान लो 10 साल। 10 साल के बाद अगर आप डेप्रिसिएशन से पैसा इकट्ठा नहीं करोगे चार्ज करके,
तो 10 साल के बाद आपको जब एसेट का रिप्लेसमेंट करना होगा, फिक्स एसेट जो भी होगा, बिल्डिंग होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, जो भी फिक्स एसेट है, जब उसका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा तो उस समय आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होगा। सपोज दैट मान लो कि उस समय आपको 10 लाख रुपए चाहिए होगा, जो कि बहुत छोटा रकम है आपका छोटे बिजनेस के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आपको 10 लाख, करोड़ों रुपया हो सकता है, 10 लाख का मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है, उस समय अगर ये फंड आप अलग से जमा नहीं करोगे डेप्रिसिएशन चार्ज करके, तो आपको एट द एंड ऑफ 10 ईयर 10 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। तो फिर आपने कमाया ही क्यों, जब मशीन का पैसा अपने पॉकेट से भरना था। तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को चार्ज करोगे। तो ये क्या करता है, डेप्रिसिएशन का पैसा जो ये है, इसको हम नॉन कैश एक्सपेंस है, प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन ये पैसा कहाँ जाएगा, पॉकेट में जाएगा, तो रखा जाएगा, बिजनेस में ही रहेगा आपका। प्रोवाइडिंग फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ये फंड प्रोवाइड करता है एसेट को रिप्लेस करने का। ये पैसा इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, और जब 10 साल के बाद मशीन खराब होगा, और 10 मान लो मशीन का आज जो खरीदे थे मशीन वो 10 लाख का था, और कल को मान लीजिए कि डेट में मशीन का दाम भी तो बढ़ेगा, तो मान लो 15 लाख हो गया, तो कम से कम 10 लाख तो आपसे करेक्ट हो जाएगा ना। 10 लाख तो डेप्रिसिएशन से करेक्ट हो जाएगा, तो बाकी 5 ही लगाना पड़ेगा अगर मशीन का दाम 15 हो गया है तो। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते हो, तो एक तो आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, दूसरा ये होगा कि उस समय जब आपको 15 लाख लगाना पड़ेगा तो पूरा का पूरा 15 लाख आपको निकाल के लगाना पड़ेगा। तो फिर बिजनेस कर ही क्यों रहे हो, बिजनेसमैन अपने पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं देता है ना, वो सारा का सारा सेल करके पर यूनिट पे आपका सेल करके डेप्रिसिएशन, लेबर चार्ज, एड मटेरियल कॉस्ट सब कुछ ले लेता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। जब आप 10 साल के बाद एसेट को रिप्लेस करोगे, पुराने मशीन को हटाओगे और नया लगाओगे, तो उसके लिए आपका पैसा इकट्ठा रहेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, बी नंबर। हो गया 18। A gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause is called depreciation. ये तो मैं आपको शुरू में बता दिया मैंने आपको कि ग्रेजुअल मतलब क्या, कोई मशीन खरीदे और अचानक से उसका लाइफ खत्म हो गया, लाइफ मतलब डेप्रिसिएट कर गया, उसका वैल्यू कम हो गया। एक मशीन खरीदे और 1 लाख का खरीदे, तुरंत उसका वैल्यू 10,000 हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं होता है। तो ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, लेकिन परमानेंट होता है ना। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट का कैसे होता है, ग्रेजुअल धीमा होता है लेकिन परमानेंट होता है। आप चाहे उसको इस्तेमाल करो चाहे आप उसको इस्तेमाल ना करो, वो डेप्रिसिएट होगा ही होगा, है ना।
कोई भी एसेट को अगर आप सोच रहे हो कि आप एक बाइसाइकिल खरीदे, आपका साइकिल या मोटरसाइकिल, आप जगह पर नया खरीद करके हम उसको रख देते हैं चकाचक, हम सालों साल इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये डेप्रिसिएट भी नहीं होगा डेप्रिसिएट, क्योंकि वो ग्रेजुअल और परमानेंट आपका डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है। कैसे होगा? हवा, पानी, धूप नहीं भी लगाओगे तो हवा, पानी, मॉइस्चर से उसका वायरिंग खराब होगा, उसका जो ट्यूब है, उसका जो टायर है धीरे धीरे खराब होगा, जो रिम है, जो लोहा बना हुआ उसमें जंग लगेगा धीरे धीरे करके, है ना। और आप नहीं चलाओगे तो जो उसका बैटरी लगा है मान लो, वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगा पूरा साइकिल, मतलब बाइसाइकिल या साइकिल बोलो या फिर मोटरसाइकिल बोलो या कोई भी एसेट बोलो, पूरा एकदम अकड़ सा जाएगा वो, है ना। अगर आप उसको नहीं चलाओगे तो ना ऑयलिंग होगा ना ग्रीसिंग होगा, अगर रख देते हो तो भी आपका वो डेप्रिसिएट कर जाएगा। ठीक है, पता चला कि 10 साल के बाद जब आप निकालने चलाए तो कहीं से लोहा जो है उसमें इतना वो जंग लग गया था कि ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक है, पूरा एसेट ही बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तो नेचुरल जो काउज है ना, मॉइस्चर वगैरह हो गया, बरसात हो गया, इस सब में धूप हो गया, इन सबसे उसका पेंट वगैरह खराब होता है, तो वो क्या है आपका ग्रेजुअल है लेकिन परमानेंट है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और समय के साथ भी इनोवेशन एंड इन्वेंशन भी होता रहता है। आप जिस एसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं 5 साल के बाद उससे अच्छा आ जाएगा। आप स्मार्टफोन को ही ले लो, आज देख लो कि जो भी आपका स्मार्टफोन था वो क्या हो गया, शुरू में कीपैड था, फिर आपका स्मार्टफोन आया, है ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें नया नया चीज़ें ऐड कर दी गई, न्यू सॉफ्टवेयर, है ना, वो सब चीज़ आपका होता गया। तो क्या हुआ, आपका जो पुराना आपका स्मार्टफोन था उसको नया स्मार्टफोन रिप्लेस कर देगा, तो भी उसका वैल्यू कम हो, तो किसी भी कारण से हो आपका वैल्यू कम, किसी भी कारण से, है ना, ग्रेजुअल लेकिन वो परमानेंट होता है, फ्रॉम एनी काउज, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, किसी भी फिक्स्ड एसेट का। और फिक्स्ड एसेट में भी कौन सा फिक्स्ड एसेट के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए हम डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करते हैं। इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन, और अगर आपका वो गोल्ड माइंस है ना, यानी वेस्टिंग एसेट है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस भी है, नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं, लॉस मत बोलिएगा इसको, है ना, लॉस तो होगा नहीं, आपका लॉस तो होगा नहीं, एक्सपेंस होता है, लेकिन परमानेंट ग्रेजुअल जो डिक्रीमेंट ऑफ द एसेट होता है वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है, एक्सपेंस नहीं कहलाता है। और डेप्रिसिएशन अपने आप में एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। इसीलिए अगर नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो एक्सपेंस होने के कारण डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट है आपका, जैसे मान लो कि इस एसेट में बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सब, लेकिन आप डेप्रिसिएशन टू लैंड मत कर देना, क्योंकि लैंड पर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। अच्छा, एसेट क्यों करते हैं? क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, अगर कैश एक्सपेंस होता तो टू कैश करते, लेकिन हो ही नहीं सकता कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन कभी कैश एक्सपेंस नहीं हो सकता है। क्या आपका वैल्यू, आपके एसेट का वैल्यू जो कम हो रहा है तो कहीं पैसा गिरते जा रहा है उस एसेट से? नहीं, इसीलिए वो कभी भी आपका कैश एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकता, वो नॉन कैश एक्सपेंस ही रहेगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने कर लिया है, नॉन कैश एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन नंबर 18 तक कोई प्रॉब्लम है या डेप्रिसिएशन का और भी क्वेश्चन आप खोज लो, अलग अलग बुक से खोज लो, ऑब्जेक्टिव जितना मिलता है वो सारे बुक से पढ़ लो, और एक बार ज़रूर आप बुक से रीड कर लेना, और जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है वो भी एक बार देख लेना। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए आप तैयार रहो। ऑब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन दिया है उतना तो सॉल्व करना ही है, जो नहीं दिया है वो भी क्वेश्चन अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो निकल करके आएगा। तो आज लेते हैं बच्चों, थैंक यू।